अगर मैं 2016 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 62% जो काउंट है वो हुआ है कम्युनिकेबल मैटरनल न्यूनेटल एंड न्यूट्रिशनल डिसीज। तो आज भी अगर थोड़ा सा हम परसेंटेज वाइज देखने का प्रयास करेंगे तब जब प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस है वो उतने ज्यादा नहीं बढ़े, जितने मात्रा में जो काउंट बढ़ा है उतने मात्रा में वो नहीं बढ़े। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी जो डेथ रेट है वो उतना ज्यादा नहीं है जितने प्रतिशत वो डिसीजेस बढ़े। तो काउंट तो बड़ा है, तो इसका मेजर रीजन क्या है? तो मेजर रीजन ये है कि न्यूट्रिशन डिसेबिलिटीज के माध्यम से या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की फुलफिल नहीं हो रही है। इसी एक रीजन के वजह से जो 38 का काउंट था वो 62 के आसपास चला गया। यह आंकड़ा है 2016। अभी 2025 में जून जुलाई के दौरान हमें ये फिर से आंकड़े मिल पाएंगे, तो ये आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो न्यूट्रिशन का जो नेसेसिटी है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। अभी न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी चीज हम मुंह के अंदर खाने के लिए रखते हैं और जब तक वो बॉडी के बाहर नहीं निकल जाती, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन ही कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हम मुंह के अंदर रखते हैं तो सलाइवा बनता है, सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वो भी एक न्यूट्रिशन है सलाइवा के प्रोडक्शन के। अगर सलाइवा का प्रोडक्शन सही मात्रा में हो रहा है तब आपका डाइजेशन भी ठीक से होगा, है ना? तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज हम खाने के तौर पे खाते हैं, चाहे आप चिप्स की बात करें, चाहे बर्गर की बात करें, चाहे पिज्जा की बात करें, या चाहे न्यूट्रिशियस कंटेंट की बात करें, जो भी चीज आप खा रहे हो वो आपके शरीर के अंदर एज अ फूड ही जा रहा है, एज अ न्यूट्रिशन ही जा रहा है। मिलता कितना है और क्या है वो बात अलग। अगर फास्ट फूड की बात करेंगे तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन ना के बराबर मिलती है, निग्लिजिबल मात्रा में मिलती है, बट एडवर्स इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर के तो वो समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज के अंदर से एब्जॉर्प्शन करना है, कौन सी चीज के अंदर से एब्जॉर्प्शन नहीं करना। हमारे शरीर को तो एक ही पता है, अगर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है, जीआई के अंदर आ रहा है, तो उसे एब्जॉर्ब ही करना है। तो अगर गलत चीज आ रही है तो वो भी डिपॉजिट हो रही है शरीर के अंदर, और इसीलिए कहते हैं ना कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे यह है कि न्यूट्रिशन की नेसेसिटी तो अब तक हमने जो देखते आ रहे वो तो है ही, बट डेथ रेट की अगर हम बात करें ना, किसी भी डिसीज के बारे में बात करेंगे, तो वो जो काउंट है उसके अंदर सबसे बड़ा जो काउंट है, बड़ा परसेंटेज है, वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के वजह से होने वाली दिक्कतें। चाहे आप टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, चाहे हार्ट रिलेटेड की बात करें, ब्रेन की बात करें। आने वाले ऑलमोस्ट वेडनेसडे के दिन हम फिर से एक बार मीटिंग लेने वाले हैं, फिंगर क्रॉस्ड, अगर समय मिला तो तब हम बात करेंगे वन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल बैरियर एपिलेप्सी के बारे में। जहां मिर्गी के दौरे हम देखते हैं ना, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं मिर्गी के दौरे, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं, हम पर्टिकुलर वो एक डिसीज के बारे में उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो न्यूट्रिशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके अंदर से आपको तमाम तरीके की न्यूट्रिशन तो मिलेंगे ही, साथ ही विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने का मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो एक सेल्फ डिफेंस होता है ना, वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा। अमीनो एसिड्स भी आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। तो यह है क्या? यह है इबैट्रिम टिबारिस मोरपा, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, गिने चुने इंग्रेडिएंट्स के बारे में ही हम बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा हमें कि वो इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा पर्टिकुलरली हार्ट रिलेटेड इश्यूज के अंदर। तो चलिए देखते हैं इंडिया के बारे में, यंगस्टर्स के अंदर क्या क्या दिक्कतें हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं, ये तो जो जर्नल पब्लिकेशंस होती है ना, जहां पे परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि 30 ईयर्स टू ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, ये जो सेगमेंट है, ये ईयर्स के अंदर, ये एज पर्सन के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की चांसेस ज्यादा।
अगर हम थोड़ा सा हमारे समाज के अंदर देखेंगे ना, मार्केट के अंदर देखेंगे, तो जो 30 एज ग्रुप दिया गया है ना, उसको हमें और कम करना पड़ेगा, अराउंड 22-23। 22-23 साल के बच्चों के अंदर भी हार्ट रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका मेजर रीजन अगर हम देखेंगे तो वो है हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नथिंग बट द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, वो सब चीज न्यूरोलॉजिकल के अंदर ही आती है। तो वो तनाव बहुत ज्यादा है, तो वो कम एज ग्रुप के अंदर अफेक्ट कर रहा है। बट मोस्ट प्रेफरेबली अगर हम देखेंगे 30s to 70s, 30 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र के बीच में हमें हार्ट रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो 45 एज, अराउंड 50 की बात करेंगे, 50 साल तक तो यंगस्टर ही समझा जाता है, मतलब अडल्ट। 50 के बाद अगर हम देखेंगे, 55 के बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बुढ़ापा शुरू होने वाला है, ये वो कगार होता है। तो 50 की उम्र तक तो यंगस्टर ही कहते हैं, हम यंग ही कहते हैं। तो 30 से 50 का ये जो 20 साल का दौर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर, आप भी न्यूज देखते होंगे, आपको भी पता चलता होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2009 और 2019, 2009 में सबसे पहले पायदान पे था हार्ट डिसीजेस, और एक ही डिसीज ऐसा है कि जो अभी भी पहली कगार पे ही है। स्टिल वी आर डेवलप एकदम अग्रसर पे जा रहे हैं डायबिटीज के अंदर, बट डेथ रेट अगर हम देखेंगे तो ये हार्ट डिसीज पहले पायदान पे ही है जहां हम इंडिया की बात करें। ये भी आने वाले कुछ 2-4 महीने के बाद हमें इसकी में आंकड़े मिलेंगे, फिर से एक बार हम बात करेंगे। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, 40.8, अराउंड 41% डेथ रेट जो है वो हो रहा है हार्ट डिसीजेस के अंदर। 10 में से 6 लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, कल तो अच्छा था, अचानक से सीने में दर्द होने लगा और डेथ हो गई। तो उसके भी रीजंस हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के। तो ये बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेट आता है वह हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरला, दिल्ली, जहां पे 28% डेथ रेट दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पैन इंडिया अगर हम देखेंगे तो अराउंड 41% डेथ रेट जो है इंडिया के अंदर वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के द्वारा हो रहा है। ग्लोबल का देखेंगे तो 32%, और स्ट्रोक की बात करेंगे, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, तो 85%। स्ट्रोक 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हार्ट, और दूसरा सबसे मेजर जो स्ट्रोक का रिलेशन होता है वो होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सेंसिटिव चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले प्रेजेंटेशंस के अंदर ये बताया आपको कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी सिस्टम होती है, अगर मेरा हाथ, मेरी उंगली यहां से कट गई है तो उसके अंदर का जो खून बहाव होता है, खून जो निकलता रहता है वो निकलते रहता है क्या? 5-10 मिनट के अंदर वो खून का बहाव ऑटोमेटिकली रुक जाता है। अगर मेरा ध्यान भी नहीं है तो वो रुक जाएगा, वहां पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, थोड़ी सूजन आ जाएगी, बट खून का बहाव रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 साइंस के अंदर उसका एक नाम है, दैट इज थ्रोम्बिन, जिसे कहते हैं थ्रोम्बिन। उसको बनाने के लिए भी एक पाथवे है जहां पे फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 10, फैक्टर 12, 13 के बाद फिर ये बनता है, ठीक है। तो ये जो पाथवे हमारे शरीर के अंदर है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का, वो भी बहुत शानदार तरीके से अलाइन होता है अगर आप हिबारिस मोरपारो का सेवन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। तो आपके शरीर के अंदर खाना तो खा ही रहे हो, उसके अंदर से जो चीजें मिल रही है वो तो मिल ही रही है, बट अगर सुबह आप आधा चम्मच इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी 19-20 दिक्कत हो रही है ना, उसे भी अलाइनमेंट करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। अगर मेरे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, क्योंकि मैं राइस ही नहीं खाता हूं, मैं सिर्फ एक किस्म की दाल और रोटी खाता हूं, बाकी बहुत सारी सब्जियां तो मैं खाता ही नहीं हूं, तो मेरे शरीर के अंदर तमाम तरीकों की न्यूट्रिशन तो मिलने से रही, तो मुझे सप्लीमेंट का आधार लेना पड़ेगा। तो अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने के बजाय अगर आप हिबारिस मोरपारो का सेवन कर रहे हो तो उसके अंदर से आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है।
आई थिंक इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने अगर वो पाथवे दिया है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर वो थ्रोम्बिन फैक्टर बनता कैसे। तो देखिए ये एक वेसल है, यहाँ पे मुझे मार लगा था, जख्म हुई थी, और ये मेरा ब्लड का सर्कुलेशन फैक्टर है, यहाँ से ब्लड जा रहा है इधर, फिर ये घूम रहा है, सपोज करिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे दिक्कत हुई थी कुछ, ठीक है, ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो मेरे शरीर ने एक ट्रिगर कर दिया कि क्लॉटिंग फैक्टर को वहां पे लाकर रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर होता है इस मेश लाइक स्ट्रक्चर। मेश लाइक मतलब मेश के जैसा, मतलब जाली के जैसा, जैसे मछलियों को पकड़ा जाता है ना जाली के जैसा, वैसा वहां पे जाली लगा दी जाए जहां से आरबीसी अटक जाएगी, आरबीसी आगे पास नहीं होगी। अगर वो आगे जा ही नहीं सकती तो बॉडी के बाहर नहीं निकल सकती, तो उसे एक जाली के माध्यम से वहां पे अटका दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट होना। आपने सुना होगा ना कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट्स निकले हैं, खून की गठियां निकली हैं, उसे ही कहते हैं ब्लड क्लॉट। तो वो ब्रेन के अंदर अगर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, पैरालिटिकल सिचुएशन आ सकती है। बट जहां पे घाव हुआ है, जहां पे जख्म हुआ है, जहां से खून बह रहा है, वहां पे क्लॉट होना अनिवार्य है। तो वहां पे जो क्लॉट हो रहा है वो सेम ब्लड क्लॉट होता है जो खून को बाहर निकलने नहीं देता, उसे जमा करके रखता है। और ऑटोमेटिकली जैसे वो वुंड, जो घाव है, वो जो हील होता है, जख्म थोड़ी सी ठीक होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन फिर से रेस्टिंग फेज में चला जाता है, मतलब फिर से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं हम ब्लड का क्लॉट होना, जो थ्रोम्बिंग करता है। तो अभी समझते हैं कि ये किस तरीके से होने लगता है। थ्रोम्बोसिस एक मैकेनिज्म है उसका, जैसा थ्रोम्बिन आता है ब्लड का, वहां पे खून का बहाव रोकता है। तो अभी समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो ये मेरी एक ब्लड वेसल है, ये पूरी, और ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड मेरा लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोम्बस एक खून को पकड़ के रखने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा तो खून आगे नहीं जाएगा, बट ये इस तरीके से यहाँ पे आधा बना है, आधे से ऊपर बना है, तो यहाँ पे गैप थोड़ा कम होगा, तो यहाँ का प्रेशर खून का बढ़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और प्रेशराइज्ड कंडीशन से वो आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तब देख सकते हैं यहाँ पे 10-12 आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पे 3-4 ही दिखाई दे रही। तो यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, आरबीसीज का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ जाएगा, तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशराइज्ड कंडीशन से ब्लड का फ्लो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। जैसा पाइप है पानी का, उसके माउथ को अगर हम बंद कर देंगे तो जो पानी है जो पहले नजदीक गिर रहा था वो आगे गिरेगा, मतलब प्रेशर से गिरेगा। सिमिलर फिनोमेनन हमारे शरीर के अंदर होता है, और जिसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। यह तो हुआ थ्रोम्बोसिस, एक थ्रोम्बस बना, और ये 2-3 तरीके से अगर बनने लगे तो उसे हम कहेंगे एम्बोलिज्म। हम अभी देख रहे हैं, ये जो मैंने ब्लड क्लॉटिंग बोला, ये अच्छा है हमारे शरीर के अंदर, मगर कोई दिक्कत की वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ने लगे, मेरे बॉडी के अंदर क्लॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो थ्रोम्बोसिस के अंदर जाएगा, जिसे हम थ्रोम्बस कहेंगे। और ये बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा बनेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है आगे की तरफ वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक मुकाम ऐसा आएगा कि ब्लड आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर एक इतना बड़ा क्लॉट आ गया। ये एक ही क्लॉट है क्या? नहीं, यहाँ पे एक क्लॉट था, यहाँ पे दूसरा बनने लगा, तो ब्लड प्रेशर के द्वारा ये एक जगह पर आकर फंस गए, जिसे हम कहेंगे ब्लड फ्लो वहां पे कंप्लीटली रुक गया। तो दिक्कत भरा काम हो गया ये, जिसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एक इमेज के द्वारा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक मैकेनिज्म ऐसा है जहां पे जो ब्लड वेसल है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। एक्चुअली ब्लड वेसल छोटी नहीं होती, उसका जो अंदर का जो डायमीटर है वो एज इट इज रहता है, बट उसके अंदर कुछ ऐसी परत जमा हो जाती है कि ब्लड का जो फ्लो पहले जितने ml होना था उतने ml नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है, बिकॉज वहां पे प्रेशराइज कंडीशन क्रिएट हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो येलो कलर दिखाया गया है उसे हम कहते हैं प्लाक। अगर मैं थोड़ा सा इससे माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से समझाना चाहूँ आपको,
तो एक प्लेट अगर मैं ले लूं, उसके अंदर बैक्टीरिया को मैं ग्रो करूं, तो बैक्टीरिया उस मीडिया के अंदर भी ग्रो करते हैं, ऊपर भी ग्रो करते हैं, बट वो एक ड्राई तरीके के कॉलोनीज क्रिएट नहीं करते। वायरसेस अगर हम देखेंगे, उनको अगर हम ग्रो करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, तो वो ड्राई तरीके की कॉलोनीज तैयार करती, कंप्लीटली ड्राई, जिसके अंदर किसी भी तरीके की वाटर के कंटेंट हमें दिखाई नहीं देते। मतलब आप देखकर समझ जाओगे कि ये वायरल पार्टिकल, तो उसे प्लैक कहते हैं। तो जितना ड्राई वो रहता है, उतने ही तरीके के ड्राइनेस इस प्लैक के अंदर हमें दिखाई देता है, जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर एक परत के तहत जमा होती है। और जैसा ब्लड का फ्लो तो होने ही लगता है। अगर मेरे वेसल के अंदर सपोज इस तरीके के प्लैक्स बने हैं और मैं भाग रहा हूं, मतलब मैं रनिंग करता हूं डेली बेसिस पे, तो होने क्या चाहिए कि ये जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना चाहिए, बट उसको लंबा समय लगता, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं। जो एक बार परत उसकी जमा हो जाती है तो वो आसानी से नहीं निकलती, तो उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है उसका। तो ये तो उसका फॉर्मेशन इस तरीके से, ये तो नॉर्मल हमारी वेसल है, यहाँ पे बनने लगा है। तो इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा? हमारा हार्ट का जो पंपिंग है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या फिर ब्लड फ्लो बंद कैसे होता है, ब्लॉक कैसे होता है, वो यहाँ पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से। तो ये फिर से बढ़ने लगा थोड़ा सा। अभी अब बढ़ता क्यों है? अगर हमारे डाइट के अंदर फैट ज्यादा है, वो भी आने वाले स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस एथेरोस्क्लेरोसिस को भी हमने वहां पे बाइफरकेट करके दिया। मेरे जो ट्यूटोरियल है उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए वहां पे। तो जो थ्रोम्बस वहां पे था, एम्बोलिज्म मैकेनिज्म चल रहा था पिछले वाले स्लाइड के अंदर, वो भी माइग्रेट होकर यहाँ पे अटक जाए, बिकॉज ये तो ड्राई है। ये इसके सतह पर अगर कोई आकर अटक जाता है तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ड्राई है, ये जकड़ के रख देगा किसी को। तो ये तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो थे वो मूव कर रहे थे ब्लड वेसल के अंदर, वो आके यहाँ पे अटक गए। कहां पर? एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड का क्लॉट ऐसा बन गया कि ब्लड आगे फ्लो नहीं कर रहा है। और आसान तरीके से हम यहाँ पे समझ पाए, इसको मैंने जूम कर दिया। देखिए ये जो तीसरी डायग्राम है ना, जो बीच वाला हिस्सा है, उसे ही हम जूम करके देख रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारी आर्टरीज हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स काम करती है, जहाँ पे हार्ट बीट का एक पर्टिकुलर रिदम बनता है, लपडप का जो रिदम होता है वो रिदम यहाँ पे बनता है। पंपिंग कैपेसिटी भी अच्छे बनती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यही हिस्सा हम यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लैक है ब्लड वेसल के ऊपरी हिस्से में और नीचे के हिस्से में भी बन रहे हैं प्लैक, और जो सेंटर वाला हिस्सा है वो नैरो होगा। तो अभी क्या होगा कि जहां ये जो सेंटर का हिस्सा है, इसके बैक हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आरबीसी का काउंट ज्यादा है, मतलब ब्लड का काउंट वहां पे ज्यादा है, वो प्रेशराइज तरीके से आगे मूव करने का काम करेगा। तो उसके अंदर से प्लैक्स भी थ्रोम्बस भी घूम रहे हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर जहां पे दिक्कत अगर है वहां पे जाके वो अपना काम करेंगे, तो वो ब्लड वेसल के अंदर घूम रहे हैं, वो यहां पर आकर अटक जाए। एक तो रास्ता बहुत छोटा था, बिकॉज प्लैक्स बने हैं ऊपरी हिस्से में और नीचे से भी, बीच का हिस्सा छोटा है, और वहां पर अगर क्लॉटिंग फैक्टर आकर जमा हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो आगे नहीं मूव करेगा, जहां ब्लड कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारे शरीर के अंदर होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी होता है। अगर मैं एक अच्छे इंसान की बात करूं जो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, स्पोर्ट्समैन है, एक्सरसाइज भी अच्छे से करता है, वॉकिंग भी करता है, और रनिंग भी अच्छे से करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेता है, प्रॉपर नींद भी लेता है, हाइड्रेशन कैपेसिटी भी बॉडी की बहुत अच्छी है, पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा होता है, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, इसका मतलब क्या हो कि वो एक आइडल पर्सन। वैसे आइडल पर्सन के अंदर भी 25 to 35% ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। नॉर्मल है आज की डेट में, अगर हम देखेंगे नॉर्मली 25 से 35% के ब्लॉकेजेस बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, बिकॉज ये हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हो ही रहा है। अगर मैं ऑयल यूज कर रहा हूं खाने में, ज्यादा नमक यूज कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसी चीज ऑयली खा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज में खा रहा हूं, पोटैटो एंड ऑयल, ये आपस में बहुत बड़े दुश्मन होते हैं।
अगर हम दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं तो हम बहुत बहुत ज्यादा नुकसान कर ले रहे हैं हमारे शरीर का। पर्टिकुलरली मैं बात करूं, अगर हम हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट मैं पर्टिकुलरली फ्रेंच फ्राइज की बात करूं जो आसानी से एक छोटा बच्चा एक प्लेट खा लेता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर बहुत भयंकर काम करेगा शरीर के अंदर आने के। तो अभी वो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार, वो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है तो जमा ही हो रहा है ना, मेरे बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपना असर दिखाएगा। मतलब 25 से लेकर 35% इन बिटवीन ये जो रेंज है, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस नॉर्मल तरीके से दिखाए। अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ते, परसेंटेज अगर ज्यादा बढ़ रहा है तब दिक्कत होती है। हमारा शरीर इतना सुंदर है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलती जाए तो हमारा शरीर, अगर एक वेसल ब्लॉक हो गई तो मेरा शरीर, मेरा हार्ट जो है वो एक नई वेसल बनाता है, नॉर्मली बनाता है, एक नई वेसल बनाएगा। जहां पे ब्लॉकेज है ना, यहां से बना देगा, यहां से शुरू कर देगा, इसे ज्वाइन कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा शरीर एक तो हील करने का काम करेगा। अगर हीलिंग नहीं हो पा रही है और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट मेरा चल रहा है, अच्छी चीजें मेरे शरीर के अंदर जा रही है, तो मेरा शरीर एक नई ब्लड वेसल बनाता है, काम रुकने नहीं देता, काम नहीं रुकने देगा। तो ये बहुत शानदार तरीका है हमारे शरीर के अंदर काम करने। मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी इज गेटिंग थिक। ये जो मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर थिक बनते जा रही है, जहां पर एक आधा अगर क्लॉट आकर फंस जाएगा तो डेफिनेटली वो जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगी। और आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। देखिए, ये एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरो का मतलब होता है सॉफ्ट जो हमारे शरीर के अंदर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली फैट्स। ऑयल का अगर मैं इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूं, हमारे हाउस होल्ड में हम डेली बेसिस पे ऑयल इस्तेमाल करते ही हैं ज्यादा तरीके से, तो जब भी ऑयल ले रहे हो ना, तो उसके अंदर कंटेंट के अंदर ये देखिएगा कि PUFA पूफा, MUFA मूफा एंड ट्रांस फैट, ये 3 चीजें 0 होनी चाहिए। या फिर आपके पास 3-4 अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं, आप देख रहे हो 0 किसी के अंदर नहीं है, बट जहां पे सबसे कम मात्रा में है वो ऑयल प्रीफर करिए। आज के डेट में हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को पता ही है, तो जहां पे ये 3 चीजें 0 है वो यूज करिएगा ऑयल, जो हमें हार्ट को अच्छा करने के लिए काम करता है। 100% जितने ऑयल मिलते हैं वो सब गंदे नहीं है। कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिसके अंदर पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा है ट्रांस फैट। ये 3 चीजें 0 अगर हैं तो वो आपके हार्ट को अच्छा रखने का काम करेगी। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का भी काम करेगी, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगी। जो जहां पे क्या कहेंगे हम, फोल्डिंग्स होती हैं, वो फोल्डिंग को अच्छा रखने का काम करेगी। जहां पर भी फोल्डिंग्स होती है ना, वहां पे कोलेस्ट्रॉल का काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है वहां पे, तो एक तरीके का लेयर बनाने का काम किया जाता है वहां पे, तो वो वहां पर शानदार तरीके से वो काम करता है। तो एथेरो का मतलब होता है सॉफ्ट एज लाइक फैटी एसिड्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर एक ड्रॉबैक के तहत भी काम करता है। और दूसरा है स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। एक जैसा अभी हमने देखा ना कि एक ड्राई तरीके का लेयर तैयार कर देता है, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या, जो सॉफ्ट कंटेंट शरीर के अंदर जा रहा है वो एक अलग तरीके का डैमेज करने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो एक हार्डनिंग तैयार करके रखेगा, वहां पे एक ड्राइनेस तैयार करके रखेगा ब्लड वेसल के अंदर। इस तरीके से तैयार करके रखेगा कि आने वाले ड्यूरेशन के अंदर वहां पे क्लॉट्स हो सकती हैं, जो ब्लड का प्रेशर भी बनाएगी और ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करने का भी काम कर सकती है। तो थोड़ा सा ऐसा और समझने का प्रयास करेंगे अलग तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरीके से काम करता है। कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या, सूजन। जहां पर भी बॉडी के अंदर सूजन हमें दिखाई देगी उसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। पर्टिकुलरली आर्टरी की मैं बात करूं, ब्लड वेसल की बात करूं, वहां पे इन्फ्लेमेशन अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, देखिए मैं भागता नहीं हूं और मेरे पीछे अगर कुत्ता लग जाए तो मैं बहुत तेजी से भागूंगा,
मेरे हार्ट को वो आदत नहीं थी, मेरे ब्लड वेसल्स को इतने तेजी से ब्लड का फ्लो करने की आदत नहीं थी, तो डेफिनेटली वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा। तो इसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब वो 100% गलत है ऐसा नहीं है। तो वो हमारे शरीर के अंदर रेगुलर बेसिस पे ये चीजें होती ही रहती। तो इन्फ्लेमेशन अगर रेगुलर बेसिस पे एक जगह पे ज्यादा मात्रा में है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो वो दिक्कत भरा काम हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ऐसे से इफेक्ट कहाँ करेगा? हमारी मीडियम एंड लार्ज, ये तीन आर्टरी के अंदर तीन कंपार्टमेंट किए गए हैं। जो सबसे इंटरनल वाला है उसे हम कहेंगे फर्स्ट वन, जो सेंटर वाला है उसे कहेंगे सेकंड, और जो लास्ट में दिख रहा है हमें उसे हम कहेंगे थर्ड लेयर। तो सबसे अंदरूनी वाला जो है वो फर्स्ट लेयर, उसके बाद वाला जो है वो सेकंड लेयर, और थर्ड वाला जो है वो आउटर लेयर, लास्ट लेयर जिसे हम कहेंगे, जिसे ब्लड वेसल हम जिसे कहते हैं वो। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किस तरीके से ये काम करता है ना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहें हमने इन्फ्लेमेशन के तहत काम करता है। मीडियम एंड लार्ज मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है और बाहर का हिस्सा है, वहां पे ये काम करेगा। इन्फ्लेमेशन अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो वहां पे हमें प्लैक्स के फॉर्मेशन दिखते हैं। तो हमें डेली बेसिस पे वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग 100% जरूरी है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग कर रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैंने वॉच लगा दी और 20 मिनट मुझे चलना है, तो मैं 10 मिनट नॉर्मल वॉक कर रहा हूं, 5 मिनट थोड़ा सा स्पीड वॉक कर रहा हूं, और फिर 5 मिनट थोड़ा सा स्लो वॉक कर रहा हूं। ये थोड़ा 20 मिनट में चला गया आगे, फिर 20 मिनट मुझे वापस आना है, फिर वापसी में मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूं। 5 मिनट अभी आने के टेम्पर में 5 मिनट स्लो कर रहा हूं, 5 मिनट फिर तेज कर रहा हूं, और उसके बाद 10 मिनट में स्लो वॉक कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन होना बंद हो जाएगा, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट तो है ही, जिसके ऊपर हमने काफी हद तक बात भी की है। बट रेगुलर बेसिस पे अगर हम वॉकिंग भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं ना, अगर जिगजैग मैनर कर रहे हैं, सिर्फ वॉक कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही क्या कहेंगे, एक ही स्टेट के अंदर अगर हम वॉक करेंगे ना, तो वो उतना असरदार तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप वॉक करने के अंदर थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हो, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर रहे हो, स्लो वॉक कर रहे हो, ये काम करता है हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी, और एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ज्यादा मात्रा में हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो वहां पे प्लैक का फॉर्मेशन भी होगा। प्लैक का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेशन में जा रही है। एक्टिवेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट असरदार तरीके से होने लगी तो प्रोटेक्टिव मैनर में काम करेगी, बट यहाँ पे वो प्लैक का फॉर्मेशन करने के हिसाब से काम कर रही है। जैसा अभी हमने कहा ना कि सॉफ्ट एंड प्रोलाइज है, जहाँ पे फैट्स तो है ही, साथ में ही लिपिड्स भी। इसीलिए नॉनवेज अगर कोई ज्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब रेड मीट के बारे में बात करो। रेड मीट अगर कोई किसी का कंजम्पशन ज्यादा है तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंथली वंस एंड ट्वाइस ठीक है, बिकॉज उसके अंदर लिपिड का कंटेंट ज्यादा रहेगा और फैट का कंटेंट भी ज्यादा रहता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे आर्टरीज के अंदर। और इसीलिए देखिए ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी अगर आप नॉनवेज का सेवन ज्यादा करते हैं। उसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा रहे हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से सेंटर का हिस्सा छोटा हो गया, प्लैक्स बढ़ गए, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर बढ़ गया, राइट हैंड साइड में प्रेशर बढ़ गया। अभी यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम ब्लड का फ्लो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड बता रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे कम है। इसका मतलब वहां पर ब्लड प्रेशर हायर है, जो हमें अफेक्ट करेगा। ये जो सिचुएशन यहाँ पे अभी बन गई है, जहां पे राइट हैंड साइड पे ब्लड का कंटेंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेंटर में कम है, तो सेंटर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस के दो प्रकार है, एजिना और पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस, जिसके ऊपर अगले स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर्टरी जो स्टिफनिंग है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है, फिर बहुत ज्यादा लचीली हो चुकी है। स्टिफनिंग हो गई है,
पर्टिकुलरली अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो वहां पे प्लेक फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है तो वहां पर हाइपर टेंशन बढ़ता है। जहां पे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा है, दूसरी जगह पे कम है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गया। आने वाले दिनों के अंदर एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम होने के भी चांसेस हमें दिखाई देते हैं। दैट इज नथिंग बट द थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है, जिसके ऊपर हमने बात की थी ना कि थ्रोम्बोसिस हो रहा है, वहां पे प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, वो सब चीजें वहां पर हमें दिखाई देती। तो अभी देखिए, और एक मिनट, यस, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। नॉन मॉडिफिएबल, मतलब जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले है अगर एज ज्यादा है तो ये दिक्कत हमें होती है। जो नॉन रिवर्टिबल है, एज ज्यादा का मतलब अगर 70 ईयर्स के ज्यादा अगर एज है, 70 प्लस है, तो वो थोड़ा सा रिवर्ट होना मुश्किल होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं एज पर एज प्रोग्रेसेस। नेक्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, हमारे जेनेटिकल के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो उसे भी रिवर्ट कर पाना मुश्किल होता है। और एक खास तौर पे दिया गया है मेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन के जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीमेल। बट आज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से हमारे जिस तरीके से एटमॉस्फेयर हमारा है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 50-50 चांसेस हमें दिखाई देते हैं। मॉडिफेबल क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर अल्कोहलिज्म कह सकते हैं, पोर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज्यादा मोटापा, नींद कम रहना। जैसे छोटे बच्चे 2-3 साल तक या 4 साल की अगर मैं बात करूं, पैदा होने के बाद 4 साल तक, अगर वो पैदा होने के 6 महीने या 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा समय उनका जाता है नींद में। 2-3-4 साल के अंदर भी ज्यादा नींद दिखाई देती है बच्चों में, जो दोपहर के वक्त में भी वो सोते हैं। सिमिलर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जब आपकी एज 55 या 60 के अराउंड होती है, तो 60 साल की उम्र के बाद या 55 साल की उम्र के बाद हमारी नींद भी बहुत अच्छी होना जरूरी है। बिकॉज नींद एकमात्र पैरामीटर हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो प्रॉपर हीलिंग को सही समय देता है। रात 10 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो प्रॉपर हीलिंग का होता है। वहां पे हमारे शरीर के अंदर अच्छे टूल्स अगर हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हीलिंग प्रोग्राम किया जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा हमारी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के लिए। तो नींद अच्छी होना जरूरी है, स्ट्रेस, ये बाकी और पैरामीटर्स हैं। तो ये है पूरे मॉडिफाइबल, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत जरूरी है हमें ये करना। मेडिकल अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे मेडिकेशंस की, कुछ अलग तरीके के अगर मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस का होना, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना। अगर कोई पर्सन डायबिटीज वाला है, वो अगर डायबिटिक के मेडिकेशन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उनको हार्ट रिलेटेड समस्या ज्यादा हो सकती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हार्ट रिलेटेड समस्या से जूझ रहा है, तो उनके आने वाले ड्यूरेशन के अंदर उनके बॉडी के अंदर डायबिटीज वाली समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिसीजेस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी बढ़ सकती हैं। और अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन ज्यादा मात्रा में होने लगा और फैट डिपोजिशन ज्यादा होने लगा, लिपिड डिपोजिशन ज्यादा होने लगा, तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर रिमेटेड आर्थराइटिस भी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे कि स्ट्रोक, एक तो हार्ट रिलेटेड भी स्ट्रोक हो सकती है, बट जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो होता है हमारे ब्रेन के माध्यम से, जहां पे स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, जो मेजर अफेक्ट एरिया है वहां पर अगर क्लॉटिंग हो जाए तो हमें स्ट्रोक के चांसेस वहां पे दिखाई देते हैं। अगर मैं ये बात करूं, हमारा जो ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है, बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और अगर वहां पे क्लॉट हुआ, अभी हमने क्लॉट के बारे में बात की, क्लॉट किस तरीके से होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो एक पत्थर के जैसा होता है। वो अगर हमारे ब्रेन के अंदर कहीं किसी भी हिस्से में अगर होने लगा खून का ब्लड क्लॉट, तो वो ब्रेन जो है वो एक्सपेंशन में नहीं जाता। ब्रेन अपनी जगह छोड़कर थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो हिस्सा है वो स्केलेटन से ढका हुआ है। हड्डियां हमारी बढ़ नहीं सकती। तो क्या होगा, जिस हिस्से में ब्लड का क्लॉट हुआ है
वो वाला हिस्सा जो ब्रेन का है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता ड्यू टू ब्लड क्लॉट। तो वो क्लॉट अगर अफेक्टिंग एरिया में है, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने का हिस्सा अगर वहां पर है, वहीं पर अगर ये क्लॉट हुआ तो हमें स्ट्रोक के चांसेस दिखाई देते। डेफिनेटली स्ट्रोक हो जाएगा, बिकॉज वो हिस्सा ही काम नहीं कर पाएगा हमारे शरीर के, है ना। तो ये दिक्कत हमें हो सकती है। फिर हमारे डाइजेशन के अंदर भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर है ये पूरे इस पिक्चर के अंदर दिखाने का प्रयास हमने किया है। साइड इफेक्ट ऑफ स्टार्टिंग, तो सबसे पहले हमारे मसल्स पेन, मसल वीकनेस होना, या फिर हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना। ये जो मेडिकेशन हम पर्टिकुलर लेते हैं उस मेडिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का होने का चांस भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। हेमरेज जो मैंने कहा ना कि अभी ये ब्रेन के अंदर ये रेयर कंडीशन में दिखाई देता है। जैसा अभी हमने कहा ना कि पर्टिकुलर उस वाले हिस्से के अंदर अगर क्लॉट हुआ तब जाके हमें ये दिक्कत हो सकती है हेमरेज, अदरवाइज नहीं होती है। अदरवाइज हमें थोड़े से पैरालिटिकल कंडीशन दिखाई दे सकती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं, बॉडी का कुछ हिस्सा काम करना बंद हो सकता है। पूरा बॉडी का पैरालिटिकल कंडीशन होना वो भी थोड़ा सा अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। पर्टिकुलर हिस्सा काम ना करना, ज्यादा झुंझुनाहट होना, नमनेस दिखना, वहां पर सेंसेशन थोड़ा सा कम होना, ये थोड़ा सा कॉमन चीज हमें उसके अंदर दिखाई देती है। जो हमने बात की ना एंजीना, ये इसका मतलब क्या होता है, हार्ट का प्रॉपर थोड़ा सा हिस्सा जो है जहां पे आर्टरीज है वहां पे थोड़ा सा प्लग फॉर्म ज्यादा होना, या फिर खून का बहाव वहां पे प्रॉपर तरीके से ना होना, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो रही है। तो एक तो हमारी बायोमेट्रिक्स काम करती है ऑक्सीजन सर्कुलेशन के अंदर, और साथ में अगर हम हिबारिस मोरपार का सेवन भी अगर कर रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से न्यूट्रिशन भी वहां पर आपको मिलेगी। साथ में ही स्टीफनेस जो है वो भी हमें दिखाई देती है। नॉर्मली जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है हमारा, वहां पे अगर हमें थोड़ा सा चेस्ट पेन होने लगा, या फिर लेफ्ट हैंड, कुछ बुक्स को अगर हम देखेंगे तो वो ये डिनोट करती है कि हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर झुंझुनाहट होना, नबनेस होना, सेंसेशन थोड़ा सा कम होना, वो अगर है तो वो सिम्टम दिखाई देते हैं हमें पर्टिकुलरली हार्ट रिलेटेड समस्या की। हार्ट अटैक के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो हार्ट के कुछ मसल्स हैं, जो मसल वीक हो जाते हैं, यानी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते, मसल की डेथ होने लगती है हार्ट के पर्टिकुलर हिस्से के अंदर। अगर मसल्स ही ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो पंपिंग ही ठीक तरीके से नहीं होगी। पंपिंग का मतलब हार्ट थोड़ा सा ब्लड को पंप करता है, लेता है एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है, इसीलिए उसे कहते हैं पंपिंग। तो अगर पंपिंग ठीक तरीके से नहीं हुई तो वहां पे ब्लड भी ठीक तरीके से नहीं पहुंचेगा, साथ में ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, और न्यूट्रिशन भी ठीक तरीके से वहां पर नहीं मिल पाएगा। हार्ट अटैक पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे हार्ट फेलियर के अंदर क्या सिचुएशन होती है, तो ये हमारा नॉर्मल हार्ट है लेफ्ट वाला। राइट वाला हिस्सा अगर हम देखेंगे ना, तो जहां पे मेरा कर्सर है ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, एनलार्ज होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कम है। कभी चांस मिला हमें तो मैं छोटा सा एक 5-10 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, पर्टिकुलर हार्ट की वर्किंग किस तरीके से होती है, तब हमें समझ में आएगी कि हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, या फिर हार्ट फेल हो रहा है मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है। हमें लगता है हार्ट फेल, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों चीजें एक ही है, तीनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो एक 10 मिनट का वीडियो बनाकर मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेप्टम है, ये दो अलग अलग हिस्सों को अलग रखने का जो काम कर रहा है, जिसे सेप्टम कह रहे हैं, वो भी कम हो रहा है, और ये जो हिस्सा है वो बढ़ चुका है। अगर यहाँ पर एनलार्जमेंट दिखाई देती है तो हमें हार्ट रिलेटेड समस्या थोड़ी सी सेवेरिटी के अंदर वहां पे दिखाई देगी। स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे जो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है, जो तीन कहते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में होती हैं, जो पंपिंग का काम अच्छे से करती है, वहां पर अगर क्लॉट आकर अटक जाता है तो ठीक तरीके से ब्लड हार्ट को भी नहीं मिलेगा, और हार्ट को ही अगर ब्लड नहीं मिला तो वो पंपिंग आगे ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं हम स्ट्रोक। तो साइंस अपनी जगह पे काम कर रहा है, तो साइंस का ये अद्भुत नमूना है ये हिबारिस मोरपार, ये प्रोडक्ट। इसके अंदर अकरकरा है, अर्जुन छान है,
जिंजर है, इलायची है। देखते हैं ये अपने हिसाब से क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले अर्जुन छाल, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है और हमारे हार्ट के मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ देने का काम करता है। मैं मान के चलता हूं कि मुझे हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी मैं अगर हिबारिस मोरपार्क का सेवन कर रहा हूं तो ये जो अर्जुन छाल मेरे शरीर के अंदर जा रही है इस प्रोडक्ट के माध्यम से, उसका जो काम है हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देने का। अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हार्ट को, अगर थोड़ा सा वीक हो रहा है तो अर्जुन छाल उसे वो स्ट्रेंथ देने का काम है। समझ रहे हैं आप? तो आप हिबारिस मोरपार्क का सेवन किसी और रीजन के लिए कर रहे हो, बट इसके जो इंग्रेडिएंट है वो अपना काम अपने हिसाब से बॉडी के अंदर जाकर कर रहे हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, क्योंकि ये किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से नहीं बना हुआ है। इसी वजह से अगर चाहिए तो आपका शरीर लेगा, अगर नहीं चाहिए तो बॉडी के बाहर निकाल दे। दूसरा है काक नशा। ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है इसे रिड्यूस कर दे और आपका शरीर जो बड़ा हुए लिपिड के अगेंस्ट फाइट करने का काम कर रहा है, तो एंटी लिपिड के हिसाब से भी ये काम करेगा। मतलब जो लिपिड डिपोजिशन हो रहा है उस लिपिड को भी ये बॉडी के बाहर निकालने का काम करेगा। अगर मैं ये कहूं कि आपके शरीर के अंदर फैट को बर्न करेगा, फैट को बाहर निकालेगा, लिपिड को भी बाहर निकालने का काम कर रहा है, इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा वॉकिंग करोगे, गर्म पानी का सेवन करने के साथ साथ सुबह शाम 2 बार, तो डेफिनेटली हम लॉजिकली भी ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो एक्सेसिव वेट है, जो एक्सेसिव वजन है, वो उसके अंदर भी काफी हद तक हमें गिरावट महसूस होगी। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह जो हम देख रहे हैं ना कि छोटे मोटे ब्लॉकेजेस वगैरह है, वो भी बहुत आसानी से निकालने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, दालचीनी, सिनेमन। ये हमारे डेली बेसिस पे खाने के अंदर भी हम यूज करते हैं, घर के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर। तो ये हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी मेंटेन करने का काम करेगा, बॉडी के बाहर निकालने का काम करेगा। ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने का काम ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से करता है। हार्ट डिसीजेस के जो रिस्की फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को भी कम करने का काम दालचीनी के द्वारा किया जाता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर व्हेन कंज्यूम कंसिस्टेंटली। तो डेफिनेटली आपको हिबारिस मोरपार्क का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना अनिवार्य है। दूसरा है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो कॉमन कॉज है ना, प्रीमैच्योर डेथ ड्यू टू हार्ट डिसीजेस, उसको कम करने का काम ये अच्छे तरीके से करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, स्टेबिलिटी देने का भी काम अच्छे से ये करता है। नेक्स्ट वन, इलायची एंड अकरकरा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से हार्ट को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं उसको एलिमिनेशन करने का भी काम बहुत अच्छी तरीके से इलायची के द्वारा किया जाता है। अकरकरा और इलायची के अंदर भी कुछ मात्रा में फाइबर्स इस तरीके से मिलते हैं जो हमारे डाइजेशन को बहुत शानदार तरीके से मेंटेन करने का काम करते हैं और साथ ही बॉडी के बाहर वेस्टिजियल मटेरियल को भेजने का भी काम अच्छी तरीके से करते हैं। जिंजर, अगर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूं तो फिर आधा घंटा बात कर पाऊंगा कि ये आपके शरीर के अंदर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हमने किया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी को गवर्न करने का काम करेगा। फिर एक 5 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर 6 इंग्रेडिएंट को लेकर किस तरीके से हार्ट के ऊपर काम करते हैं, और वहां पर मैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये मैकेनिज्म बताऊंगा जहां पे जो डाउन रेगुलेशन है, मतलब जो रेगुलेशन शरीर के अंदर है उसको कम करेगा। किसे किसे कम करेगा? ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर ए है, इंटरल्यूकिन फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है। नेक्रोसिस फैक्टर भी यहाँ पे है, कापा बीटा, जिसको कम करने का काम कर रहा है ये जिंजर। और साथ में बढ़ाने का क्या काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को बढ़ाने का काम करेगा। सामने इंटरल्यूकिन फैक्टर्स जो 22 है, 10 है। ये बहुत शानदार तरीके से मैकेनिज्म है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा।